जी, तो हम सरफेस केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे और सरफेस केमिस्ट्री में हमने एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्बेट का कॉन्सेप्ट, एड्सॉर्बेंट का, एड्सॉर्प्शन का, कीमी एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन एंड देन फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स एंड देन फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म तक देख लिया। अब हम देखेंगे लैंगमर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंगमर ने एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म डिराइव की थी 1916 में और ये थ्योरेटिकल कंसिडरेशन है, ठीक है। तो इसके कुछ एजम्पशंस थे जिसको हम पहले स्टडी करते हैं, फिर इसकी डेरिवेशन देखेंगे। सबसे जो पहली बात थी वो ये थी, अब इस तरह इस पिक्चर की तरफ देखें तो मैं चीज़ें आपको क्लियर करती चली जाऊँगी। सबसे पहले तो ये कि जो भी अब आपको पता है कि ये एड्सॉर्बेंट है, ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एड्सॉर्बेट हैं। इसने कहा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड के ऊपर यानी एज एन सॉलिड जो है वो एड्सॉर्बेंट इस्तेमाल होगा, और गैस के मॉलिक्यूल को इसने स्पेसिफाई किया कि वो एड्सॉर्बेट के तौर पे इस्तेमाल होंगे। और इसने कहा कि ये जो है एक मॉलिक्यूल की यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनाता है, यानी ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसके बाद एक और जो BET हमारे पास एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है उसके अंदर वो इसी से मिलती जुलती है लेकिन वो मल्टी लेयर्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पर ये सिंगल लेयर यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनाएगा। ये इसका पहला एजम्पशन था। फिर उसने कहा कि जो एड्सॉर्बेंट है वो यूनिफॉर्म लेयर के ऊपर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यूनिफॉर्म लेयर के ऊपर एड्सॉर्ब होंगे, ठीक है, यानी कि एड्सॉर्बेंट का यूनिफॉर्म होना ज़रूरी है। फिर उसने कहा कि जो एडजेसेंट एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स हैं उनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, जो भी उनका इंटरेक्शन होता है वो इस सरफेस के साथ होता है, एड्सॉर्बेंट के साथ होता है। स्टूडेंट्स बैठे हुए क्लास के अंदर, चेयर को मैं एड्सॉर्बेंट के तौर पर कंसीडर करती हूँ और स्टूडेंट को मैं एड्सॉर्बेट के तौर पर कंसीडर करती हूँ। तो जैसे आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो आप अपनी ही चेयर के साथ, उसके ही जो साइड आपकी आर्म है उसके साथ आपका कोई इंटरेक्शन है, आपने वहाँ पर अपनी शीट रखी हुई है, आप अपना परफॉर्म करें, साथ वाले स्टूडेंट के साथ आपका कोई इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये प्रोसेस डायनेमिक होता है। इसके अंदर जो है अब दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, एक को हम कहते हैं डिसॉर्प्शन, एक को हम कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी कि डिसॉर्प्शन एंड इवेपोरेशन एक टर्मिनोलॉजी, एडसॉर्प्शन या कंडेंसेशन यानी कि जमा हो जाना वो एक टर्मिनोलॉजी है। तो वो कहता है कि ये जो एड्सॉर्ब होना और फिर डिसॉर्ब होना वो साइमल्टेनियसली होता है, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो रहे हैं और जब सरफेस बढ़ती है, मतलब जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन की जो है क्या कहना चाहिए, एक्सटेंट जो है वो बढ़ता चला जाता है तो डिसॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है, और ये दोनों जो हैं वो साइड बाय साइड चलते हैं। दीज टू रेट्स आर इक्वल एट इक्विलिब्रियम। अच्छा, उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट ये था कि एक इसने कॉन्सेप्ट दिया था एक्टिव सरफेस का, एक्टिव साइड्स का, सरफेस के ऊपर एक्टिव साइड्स का कॉन्सेप्ट दिया था। एक्टिव साइड का मतलब ये है, यूँ आप समझ लें, एक्टिव साइड वो जगह होती है जहाँ पर मॉलिक्यूल की अटैचमेंट पॉसिबल होती है, उस जगह को एक्टिव साइट का नाम दिया जाता है, ठीक है। एक्टिव साइट वो जगह है जहाँ पर कोई मॉलिक्यूल अपने आप को अटैच कर सकता है, उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट, ठीक है। तो ये इसने ये कहा था कि जो जितनी भी सॉलिड सरफेस होती हैं उसके अंदर पॉसिबली एक्टिव साइट मौजूद होती है या एक्टिव सेंटर मौजूद होता है जिसके ऊपर मॉलिक्यूल ने आके अटैच होना होता है, ठीक हो गया। और ये जो एक्टिव सेंटर्स होते हैं उन सब की एक्टिविटी सेम होती है, यूँ नहीं होता कि एक एक्टिव साइट जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, दूसरा एक्टिव साइट एक ही सरफेस के ऊपर, डिफरेंट सरफेस के ऊपर डिफरेंट एक्टिव साइट्स की एक्टिविटी डिफरेंट होगी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद उसने इसको, अच्छा, साइट्स आर लोकलाइज, और ये जो साइट्स होते हैं ये लोकलाइज्ड होते हैं, और मॉलिक्यूल्स जो हैं ये सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी प्रोसेस करते हुए उस सरफेस के साथ या वो एक्टिव साइट के साथ कोलाइड करते हैं, ठीक हो गया। एड्सॉर्प्शन जो है वो मोनोलेयर के तौर पर इसके रिजल्ट में जो एड्सॉर्प्शन क्यों, देखो ना,
अगर मोनोलेयर का कॉन्सेप्ट अगर हमने कि वाई, इसका क्वेश्चन अगर मैं ये कहती हूँ कि वाई ये मोनोलेयर क्यों बनाता है, इसलिए मोनोलेयर बनाता है क्योंकि लैंगमन ने इस बात को एक्सप्लेन किया था कि जो सरफेस है उसके ऊपर एक्टिव सेंटर्स या एक्टिव साइट्स मौजूद होती हैं जहाँ पर मॉलिक्यूल ने आकर अटैच होना है। अब देखो, अगर एक लेयर बन गई है, उसके ऊपर आने वाला जो मॉलिक्यूल है उसको एक्टिव साइट की ज़रूरत है, और वो एक्टिव साइट एक लेयर जो बन चुकी है, जैसे ये लेयर मेरे पास मौजूद है, बन चुकी है। अब जो मॉलिक्यूल आएगा उसको एक्टिव साइट पे जाना है। अगर एक्टिव साइट के ऊपर जाना है तो उसने इसको, या तो ये डिज़ॉल्व होगा तो एक्टिव साइट उसको मिलेगी तो वो अटैच होगा, ये वाला मॉलिक्यूल को एक्टिव साइट मिल रही है। बट मोनोलेयर का कॉन्सेप्ट एक्टिव साइट की वजह से क्लियर कर सकते हैं हम, ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के ऊपर तो एक्टिव साइट मौजूद नहीं है, सो दैट ये इसके ऊपर नहीं आ सकता। सो दैट हम ये कह सकते हैं कि एक्टिव साइट और मोनोलेयर का कॉन्सेप्ट हम इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसने एक और बात बताई थी, वो क्या थी? उसने कहा था, ये इसी जगह पे आप देखें, जो कवर्ड सरफेस होती है उसने उसको थीटा का नाम दिया था, और जो नेकेड सरफेस या अनकवर्ड सरफेस होती है, यानी कि ये थीटा वन, पूरी सरफेस में यूँ कह दूँ कि पूरी सरफेस को मैंने वन का नाम दिया, कवर्ड सरफेस को मैंने थीटा का नाम दिया, और अनकवर्ड सरफेस को मैंने, जाहिर है, वन माइनस ऑफ थीटा करूँगी तो अनकवर्ड सरफेस आ जाएगा। ठीक है, ये बात हमें पता चल गई, हम इसकी डेरिवेशन में भी इस्तेमाल करेंगे। दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ, बड़ा आसान है कि टोटल सरफेस को हमने वन कंसीडर किया, कवर्ड सरफेस को हमने थीटा कंसीडर किया, तो रिमेनिंग जाहिर है वन माइनस ऑफ थीटा होगी, वो अनकवर्ड सरफेस या फिर नेकेड सरफेस कहलाती है। उसने कहा था कि जो एड्जॉर्प्शन है, जाहिर है, अब मैं पहले इसको एक दफ़ा बताती हूँ फिर उसके बाद इसको क्लियर करूँगी। अनकवर्ड सरफेस पर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। आई थिंक यू मस्ट बी एग्री विद मी, जितनी सरफेस अनकवर्ड होगी उतना रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, जितनी सरफेस कवर हो चुकी होगी अब रेट ऑफ या एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगा। इसमें तो कोई ऐसा सच मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस वाई, जब सरफेस कुछ कवर हो जाएगी। रेट ऑफ डिसॉर्प्शन डिपेंड, अब देखो दो बातें, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो एडजॉर्प्शन कवर्ड सरफेस पे डिपेंड करता है, और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन जो होगा वो अनकवर्ड सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक हो गया, क्लियर है ये? अच्छा जी, और दूसरी बात ये सेवन्थ इसका जो पॉइंट है वो हम रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑल्सो डिपेंड ऑन प्रेशर ऑफ द गैस, ये तो इसने फ्रेंडलिक का जो है उसी का उसने तो पूरी सी डेरिवेशन दी और उसको क्लियर किया था, सो दैट ये उसी का पॉइंट हम यहाँ पर लेकर आए हैं कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो प्रेशर ऑफ द गैस के ऊपर डिपेंड करता है। ये बेटा इसके कुछ एजम्पशंस थे वो हमने देख ली हैं, उसको समझ लिया है। अब आगे इसकी जो डेरिवेशन है उसके लिए दो बातें पहले बता दूं कि ये एक हमारे पास कंटेनर है जिसके अंदर हमने टोटल जो एड्जॉर्बेंट की सरफेस है उसको हमने वन कंसीडर किया है, कवर्ड सरफेस को हमने थीटा रखा है और अनकवर्ड सरफेस को हमने वन माइनस थीटा रखा है। तो इसकी अब डेरिवेशन देखते हैं कि क्या है। हाँ, और एक और बात यह है कि एड्जॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन को हम इस डेरिवेशन में लेकर चलते हैं। अच्छा जी, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन मैंने पहले ही पिछले पॉइंट में अगर मैं दिखाऊं, रेट यहाँ पर आप देख लें, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन कवर्ड सरफेस, है ना, थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। सो दैट यहाँ हमने कहा कि रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द कवर्ड सरफेस, सो दैट रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, एंड देन हमने इसको रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट के साथ, के थीटा के साथ, के डी थीटा के साथ। ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अच्छा जी, द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू अवेलेबल नेकेड सरफेस वन माइनस थीटा एंड प्रेशर ऑफ द गैस। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी नहीं, वो आप इधर से चले जाएं। नेक्स्ट बेटा ये इधर से, अस्सलाम वालेकुम, ये मैडम समीना के पास बच्ची कहीं जाना चाह रही है। अच्छा सॉरी बेटा। अच्छा जी, इस रेट कांस्टेंट फॉर डिसॉर्प्शन। अब मैंने कहा, अब हमने पिछले ही पॉइंट में एक और देखा था यहाँ पर कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड अपॉन द बेयर सरफेस, अनकवर्ड सरफेस, है ना, वन माइनस ऑफ थीटा के। सो दैट इसको मैथमेटिकली उसने क्या किया कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है इसको वन माइनस, सिमिलरली लाइक दिस, उसने उसको वन माइनस ऑफ थीटा के साथ करके
और साथ में प्रेशर भी हमने कहा है, इसका 7th पॉइंट हमारे पास था कि प्रेशर के भी प्रोपोर्शनल होता है और के जो है उसने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया। और एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, ये सारे उसके असम्पशंस में से बातें आ गई हैं। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है जबकि हमारे पास रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, कि हम दोनों को इक्वल करते हैं, उनकी वैल्यूज़ लगा देते हैं। ये रेट ऑफ डिसऑर्प्शन के डी थीटा था, तो आर डी की जगह पर मैंने लगा दिया के डी थीटा, और आर ए की जगह पे मैंने लगा दिया ये वाली वैल्यू के ए 1 माइनस ऑफ थीटा पी के। इनको मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया के ए पी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया और प्रेशर के साथ में और के ए थीटा पी के। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने थीटास की वैल्यू को एक तरफ ले आए, सो दैट के ए थीटा प्लस ऑफ के ए थीटा पी इज इक्वल टू रिमेनिंग मेरे पास क्या वैल्यू बच गई के ए पी के। ठीक है। अब इनमें से मैंने थीटा कॉमन निकाल लिया और के ए पी, और साथ ही मैंने कॉमन निकालने के साथ ही मैं इस वैल्यू को उठा के नीचे ले गई हूँ के ए पी डिवाइडेड बाय के ए प्लस ऑफ के ए पी के। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया है कि मैंने सारी वैल्यू को जो है वो के डी के साथ डिवाइड कर दिया। सो थीटा इज इक्वल टू है के ए बाय के डी पी के। यहाँ पर के डी के साथ 1 यानी के डी बाय के डी करेंगे तो 1 आ गया, और के ए बाय के डी पी के। और ये जो मेरे पास आया के यानी कि एड्सॉर्प्शन यानी रेट कांस्टेंट फॉर द एड्सॉर्प्शन बाय कांस्टेंट को फॉर द डिसऑर्प्शन, रेट कांस्टेंट फॉर एड्सॉर्प्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर डिसऑर्प्शन, जो है इसको मैंने एक नए जो है कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर दिया, जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, जिसको मैं कहूँगी कि के। बिकॉज हमने कहा कि जो एड्सॉर्प्शन एंड डिसऑर्प्शन है वो साइड बाय साइड चल रहे हैं, कवर्ड और अनकवर्ड सरफेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो दैट उसको मैंने एक नए कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर दिया, जिसको मैंने के का नाम दिया। सो थीटा इज इक्वल टू है के पी और 1 प्लस ऑफ के पी के। ये मेरे पास एड्सॉर्प्शन कोफिशिएंट कहलाएगा। अच्छा जी, अमाउंट ऑफ द गैस। अब इससे ये हमने सिर्फ थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब मैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पर लेकर जाऊंगी आपको, जैसे हमने फ्रेंडलिक की इक्वेशन में देखा था। तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होती है, एक्स बाय एम के, और एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो प्रोपोर्शनल है थीटा के। अमाउंट ऑफ द गैस एड्सॉर्ब पर ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एड्सॉर्बेंट एक्स बाय एम, जिसको एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कहा गया है, वो थीटा के प्रोपोर्शनल है। सो दैट एक्स बाय एम इज़ प्रोपोर्शनल टू थीटा के। मैंने इसी के ऊपर इसको लिख दिया, और मैंने क्या कहा कि एक्स बाय एम इज इक्वल टू है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट थीटा के। देन थीटा, अब मुझे पता है कि थीटा मेरे पास क्या है, के पी 1 प्लस के पी के। ठीक है, ये वो वैल्यू आ गई हमारे पास। तो मैंने एक्स बाय एम थीटा की जगह यानी के साथ यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर दी। एक्स बाय एम इज इक्वल टू है के पी 1 प्लस ऑफ के पी के, और ये मैंने इन दोनों को के और के को जो है रिप्लेस कर दिया एक नए कांस्टेंट से, जिसको हम के डैश कहते हैं। एक्स बाय एम इज इक्वल टू के डैश पी 1 प्लस ऑफ के पी के। इसी चीज़ को इसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। यहाँ पर सिर्फ इसने क्या किया, एक्स बाय एम मैंने यहाँ एक्सप्लेन करके लिख दिया। एक्स बाय एम को उसने प्रोपोर्शनल थीटा के किया था और थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी थी। यहाँ पर अब ये न्यू कांस्टेंट है। ये रिलेशन जो है हमें बताती है प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इसको हम कहते हैं जी लैंगमर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। एंड दिस टॉपिक इज़ क्लियर, कवर्ड। एड्सॉर्प्शन हो गया, टाइप्स हो गई, एब्जॉर्प्शन हो गया, टर्मिनोलॉजीज़ हो गई, उसके अलावा फ्रेंडलिक हो गई, फ्रेंडलिश भी कहते हैं, और लैंगर हो गई। सो आप इसके लिए बुक स्टडी करें, और कोई मटेरियल आपको मिलता है उसको देखिए। थैंक यू सो मच।